इंट्रोडक्शन टू इलास्टिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेस। ओके, ये मेंटल स्ट्रेस नहीं है, साइकोलॉजी वाला स्ट्रेस नहीं है, ये मटेरियल का स्ट्रेस है। ओके चलो ठीक है, मैंने आपका चैट पढ़ लिया, सबको थैंक यू जिन लोगों ने मुझे विश किया। ओके यस ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये इलास्टिसिटी आखिर कौन सी चिड़िया का नाम है। ठीक है, इलास्टिसिटी को लेके बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है मिसकंसेप्शन, जो आज हम इस क्लास में सबसे पहले तो क्लियर करेंगे, फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ के उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं बल्कि थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और वो आते रहे हैं, आते रहेंगे आगे भी। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आता है इससे, इसमें आपसे वो फैक्ट पूछ लेते हैं, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? देखिए यहाँ पे कुछ एक शेप है, पता नहीं कौन सा शेप है, वैसे तो एग के जैसा दिख रहा है बट एग नहीं है, कुछ और है। ठीक है, कुछ भी मान लो आप, तो एक शेप था, एक बॉडी थी, वो ऐसे रखी हुई थी। ठीक है, हमने क्या किया, उसको ऐसे कंप्रेस किया, ये लो ऐसे कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करने के बाद ऑब्वियसली जब आपने इसमें एक फोर्स लगाया है बच्चों, तो इसका शेप देखो चेंज हो चुका है। हुआ है नहीं हुआ है, जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ओवल शेप था ये थोड़ा और स्लेंडर हो गया। स्लेंडर का मतलब होता है लेंथ जिसकी ज्यादा हो जाती है, उसको हम स्लेंडर शेप्स बोलते हैं, SLENDER, है ना। तो ये स्लेंडर हो गया है काफी। बट अगर आपने ये फोर्स हटा दिया, आपने ये फोर्स लगाया था, आपने ये फोर्स हटा दिया, तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एक अच्छा सा एग्जांपल है टेनिस बॉल, जिससे आप क्रिकेट भी खेलते हैं आजकल, है ना। तो टेनिस बॉल को अगर आप ऐसे कंप्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, बट जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। करेक्ट? तो इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज, जो फोर्स लगाने से डिफॉर्म हो जाती हैं। डिफॉर्म मतलब शेप चेंज। यहां हो सकता है कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले, नोट करते जाना सारे वर्ड्स। डिफॉर्मेशन का मतलब शेप में चेंज। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तब वो डिफॉर्म हो जाती है, बट जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। सच अ प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। राइट? चलिए बहुत अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है समझना इलास्टिसिटी को। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिसिटी आफ्टर डिफॉर्मेशन। फोर्स हटा दिया जब हमने, उसके बाद ओरिजिनल शेप में आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम अलग अलग मटेरियल्स की बात करते हैं, वो सारे मटेरियल्स ये हैं जो आपको यहां पे दिख रहे हैं। एक मटेरियल होता है रिजिड। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, कितना भी फोर्स लगा दो इसमें कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। कितना भी फोर्स लगा बोलेगा मैं डिफॉर्म नहीं होने वाला। दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। अगर आपको याद होगा, हमने अभी तक मैकेनिक्स में जितनी भी बॉडीज के साथ डील किया है ना, वो सब रिजिड बॉडीज होती थी। क्यों? हाँ, कठोर। एग्जैक्टली। क्यों रिजिड बॉडी होती थी? क्योंकि जब भी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लो आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया कि ये एक टेबल है, यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, क्या हम ऐसा कुछ बोलते थे कि यार बुक तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, टेबल टूट गई? तो कभी नहीं बोलते थे, क्योंकि हमने रिजिड बॉडी कंसीडर किया है। इसके ऊपर कोई इंसान भी आके अगर ऐसे खड़ा हो जाए तो भी हम ये नहीं सोचते कि क्या हो अगर ये टेबल टूट जाए। टूटने फूटने की बात हम अभी तक नहीं करते थे। इस चैप्टर में हम टूटने फूटने की बात करने लग जाएंगे। उसी का मतलब है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसलिए अभी तक जितना भी मैकेनिक्स आपने पढ़ा वो सब में आपने क्या लिया था? रिजिड बॉडी अज्यूम किया हुआ था। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम रिजिड बॉडी नहीं लेंगे, इसमें हम टूटने फूटने वाली चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। इलास्टिक बॉडी मैंने आपको अभी अभी बता दिया। इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिसमें अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो उस टाइम तो डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटा देंगे वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। करेक्ट? यस, ये इलास्टिसिटी इलास्टिक बॉडी है। पार्शियली इलास्टिक भी होता है कुछ, इन इलास्टिक या फिर प्लास्टिक भी होता है कुछ। ये दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने दो चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है, ध्यान से चेक कर लेना। रिजिड बॉडी जहां पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इलास्टिक बॉडी जहां पे डिफॉर्मेशन तो होता है बट फोर्स हटाने से वापस आ जाता है। अब आते हैं इन दोनों पे हम लोग, है ना, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग आएंगे यहां पे। चलिए ओके, रिजिड बॉडी, डायमंड का एग्जांपल दिया है। वैसे तो डायमंड भी कभी ना कभी तो टूटता ही है, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो, इसको तराशा तो ऐसे ही जाता है ना,
यू नीड अ ग्लास और डायमंड टू कट द डायमंड, एग्जैक्टली, है ना, हार्डनेस ज्यादा होनी चाहिए जिससे आप कट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि भाई नेचर में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है ना। हमने रिजिड के लिए क्या एग्जांपल दिया है, डायमंड का एग्जांपल दिया है। वैसे सही बात यह है कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, इट इज वेरी मच हार्ड, और इसको काटना बहुत ही ज्यादा या फिर मशीन रिमूवल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। बट यहां से आपको एक चीज समझ में आती है बच्चों कि कोई भी बॉडी रियलिटी में रिजिड नहीं है, ये सिर्फ हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक अजम्पशन होता है। इलास्टिक बॉडी, वाह देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये रबर का बॉल है ना, रबर से बना हुआ बॉल है, एंड यस इट लुक्स वेरी नाइस, दिस इज एन इलास्टिक बॉडी। क्योंकि अगर आप इस बॉडी को थोड़ा सा भी कंप्रेस करेंगे तो ये बेचारा उस टाइम तो कंप्रेस हो जाएगा, बट जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे बाहर चला जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा उसी शेप में, है ना। एक जंपिंग बॉल आता था, आपने देखा है क्या, जंपिंग बॉल या फिर पिंग पोंग बॉल, थोड़ा सा भी फेंको तो बड़ी तेजी से वापस आता था वो, है ना, वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करता था और वापस भेज देता था। वैसा ही कुछ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज इलास्टिक बॉडी, है ना। कोई भी डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होगा, टेम्पररी होगा। पार्शियली इलास्टिक बॉडी में स्प्रिंग का एग्जांपल लिया है। देखो स्प्रिंग में एक रेंज ऑफ फोर्स तक हम उसको इलास्टिक कंसीडर करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका पेन, है ना, जो टिप टिप वाला पेन होता है ना, रेनॉल्ड्स का जेटर पेन, एग्जैक्टली, उसमें ये स्प्रिंग लगी होती है ना। उस स्प्रिंग में क्या होता है, इफ यू कंप्रेस द स्प्रिंग एंड इफ यू रिमूव द फोर्स इट कम्स बैक टू द इनिशियल सिचुएशन, है ना। बट यहां पे फिर पार्शियली वर्ड क्यों यूज किया हुआ है, पार्शियली इलास्टिक बॉडी, बिकॉज इफ यू कंप्रेस द स्प्रिंग बाय अ ह्यूज फोर्स, बहुत ज्यादा अगर आप फोर्स लगा दोगे तो आप देखोगे वो पूरा शेप रीगेन नहीं करता है। हैव यू एक्सपीरियंस दैट एवरीवन? So that is why we say this is a partially elastic body, not all the deformation is coming back, right? जितना भी deformation हुआ था सब कुछ वापस नहीं आता है, कुछ deformation permanent रह जाता है। Okay, great. So we have seen 3 bodies till now. One is rigid body, there will be no deformation no matter how much force you are applying. Elastic body में if you apply force there will be deformation, but if you remove the force there will be no deformation, it will regain its original shape, and this is the partially elastic body. On removal of force some of the shape will be regained, but फिर भी उसमें थोड़ा सा deformation रह जाएगा। क्या बात क्लियर है बिल्कुल सभी को? Everyone tell me, is it clear to all of you? Yes, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल थ्योरी है। इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है बच्चों, ये बताना, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है क्या है, क्या चीज है ये बताइए ऑल ऑफ यू। सबने ये देखा होगा ना सभी ने, मक्खन क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। क्ले, ओके, एग्जैक्टली क्ले। तो अगर आप इसको डिफॉर्म करेंगे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिस शेप में डाल दो उस शेप में रहेगा। एक बहुत डिस्गस्टिंग एग्जाम्पल भी है मेरे पास, है ना, वो होता है च्युइंगम। च्युइंगम खाने के बाद जो आता है, अगर आप उसको डिफॉर्म करोगे तो वो जिस शेप में है उसी में रह जाएगा। मत करना ऐसा, काफी डिस्गस्टिंग होता है। खैर ये अच्छा है ना, क्ले वाला एग्जांपल है ना, ये क्ले है, इसको डिफॉर्म करो ये वापस नहीं आएगा, ये जैसा डिफॉर्म कर दिया वैसा ही रह जाएगा। और ये होता है इन इलास्टिक बॉडी या फिर प्लास्टिक बॉडी, हो गया है ना। बूमर, एग्जैक्टली, बूमर को, हाँ मतलब ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा वो बात, है ना, इट्स डिस्गस्टिंग। खैर ये समझ में आया, करेक्ट एवरीवन? डिफॉर्म कर दो, वापस नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज अ प्लास्टिक बॉडी या फिर इनइलास्टिक बॉडी। कितने टाइप की बॉडीज पढ़ लिए बच्चे हमने? 4 टाइप की। रिजिड, कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इलास्टिक, जब तक फोर्स लगाओगे डिफॉर्मेशन होगा, फोर्स हटाओगे डिफॉर्मेशन वापस खत्म। थर्ड वन पार्शियली इलास्टिक, फोर्स हटाने के बाद थोड़ा डिफॉर्मेशन रह जाता है। फिफ्थ वन इज प्लास्टिक बॉडी, कुछ नहीं होने वाला, डिफॉर्म करो, फोर्स हटाओ तो भी वापस नहीं आएगा शेप में। 4 टाइप की बॉडीज आपने पढ़ ली है बच्चों, बहुत बढ़िया। रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करके दे दो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में। सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट मत करना इससे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए एवरीवन गिव द आंसर। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज डिफॉर्मिंग फोर्स is the force that changes configuration of body. Elasticity, property of regaining original configuration. पार्शियली प्लास्टिक नहीं होता, नहीं, पार्शियली इलास्टिक का मतलब पार्शियली प्लास्टिक भी है ना। अगर वो पार्शियली इलास्टिक है तो पार्शियली प्लास्टिक भी तो हुआ, एक ही बात है वो दोनों। ओके, आई सी मेनी आंसर्स हियर। ठीक है, मैं देखता हूं क्या क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग।
ओके, तो ठीक है, बी वाले बहुत हैं, सी वाले भी बहुत हैं, बट सी वाले थोड़े ज्यादा हैं, है ना, सी वाले में ज्यादा है, सी फॉर छवि, अच्छा बहुत बढ़िया, ओके, सी वाले बहुत ज्यादा हैं, और सी कहता है प्लास्टिक बॉडी विच कैन बी इजीली मेल्टेड, एग्जैक्टली, ये असत्य है ना, ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है, दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है वो। इसका कहने का क्या मतलब है कि प्लास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं विच कैन बी इजीली मेल्टेड, गलत बात है, प्लास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं विच कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड, not easily melted. There is a difference between melting and deformation, correct? तो ये easily deform हो सकते हैं, झूठा है, exactly. तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपको तो wrong statement ही select करना था, correct? चलिए, बहुत बढ़िया। एक और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये सी आंसर बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने सही आंसर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड वन, जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा और सोचते तो हो सकता था, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कम ऑन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, कि थोड़ा सा सोचना है आपको, क्या क्या नॉलेज है आपके पास, पूरी दुनिया में आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, थोड़ा सा अगर आप सोचोगे आपको समझ में आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है कि इलास्टिसिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा। पहला फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है इंप्योरिटी इन सब्सटेंस, तीसरा फैक्टर है हैमरिंग, हैमर से ऐसे मारना। बहुत सारे बच्चों ने डी बोला है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर, यस, ऑसम। आपका कॉमन सेंस बिल्कुल सही चल रहा है, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, है ना, बट यस, ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो बच्चों कैसे होता है, ठीक है, आपने ना ये तीनों केसेस देखे हुए हैं लाइफ में। देखना, पहला केस आपने देखा होगा मूवीज में या फिर कहीं पे भी, वो जनरली अगर लोहे को यानी कि आयरन को अगर किसी और शेप में लाना होता है, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे मान लो तलवार का एग्जांपल ले लो, राइट, बिकॉज दैट इज वेरी कॉमन एग्जांपल दैट यू विल सी इन द यूट्यूब ऑल्सो, कि नाइफ बना रहा है कोई, कोई तलवार बना रहा है, राइट। सो हाउ डू दे मेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हीट द आयरन एंड दे मेक इट रेड हॉट, लाल कलर का हो जाता है वो, इतना हीट करते हैं उसको, उसके बाद उसको डिफॉर्म करते हैं, क्योंकि बच्चों रूम टेम्परेचर पे आयरन को डिफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसको डिफॉर्म आप आसानी से कर सकते हो जब वो हाई टेम्परेचर पे होगा, हीट करके, है ना, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर से बिल्कुल इलास्टिसिटी में इफेक्ट आता है, आयरन सॉफ्ट हो जाता है जब आप उसको हीट कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल फैक्टर है ना, वैलिड फैक्टर है। इंप्योरिटी इन सब्सटेंस बिल्कुल सही है, अगर आयरन में इंप्योरिटीज होंगी तो क्रैक्स जल्दी प्रोपगेट होते हैं, ये डिफॉर्मेशन का मैकेनिज्म होता है किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी डिफॉर्म होती है क्रैक प्रोपगेशन की वजह से, तो क्रैक्स बहुत आसानी से प्रोपगेट होंगे अगर उसमें इंप्योरिटीज होंगी, जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी उतनी आसानी से वो मतलब डिफॉर्म हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय इंप्योरिटी ऑल्सो। तीसरा है हैमरिंग, हैमरिंग करके ही तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लोहे को पीट पीट के, है ना, लोहे को पीट पीट के। तो बचपन में जब हमारे पेरेंट्स हमें पीटा करते तो यही बोलते थे कि बेटा लोहे को पीट पीट के उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तुम भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो मार खा लो, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे साथ वो हुआ था, धोखा हुआ था, बाद में पता चला मारने पीटने की जरूरत नहीं है, बिना मारे पीटे भी बच्चे मतलब सुधर जाते हैं। खैर, हैमरिंग क्या है, यहाँ पे लोहे को पीटो और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, एग्जैक्टली, दैट इज हैमरिंग। हैमरिंग मतलब पीटना, ठीक है। तो ऑल थ्री थिंग्स कैन आई मीन वेरी द इलास्टिसिटी, एग्जैक्टली। किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, इंप्योरिटी का मतलब एलॉइंग भी हो सकता है, और कुछ इंप्योरिटीज हम ऐड करके बल्कि लोहे को मतलब स्टील को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना लेते हैं कई बार, है ना। तो इंप्योरिटी में हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा इलास्टिसिटी कमी होगी, बढ़ भी सकती है वो, ओके, यस। चलिए, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े, यस, तीनों चीजें क्लियर है आपको, है ना। तो आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ दीज, सबसे मतलब अफेक्ट होगा, ओके। चलिए, नाइस। अब ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, 90% बच्चे गलत होते हैं, देखते हैं यहां पे आप क्या बोलते हो, सही बोलते हो गलत बोलते हो। विच वन इज मोर इलास्टिक। दो बॉल्स ले ली, एक स्टील की बॉल है और एक रबर की बॉल है, बताइए कौन ज्यादा इलास्टिक है, कौन ज्यादा इलास्टिक है। चलिए एवरीवन, स्टील बॉल, रबर बॉल, ओके, 50-50 टाइप का मुझे लग रहा है यहाँ पे केस, ओके।
बट फिर भी ज्यादातर बच्चे स्टील बॉल कह रहे हैं, मतलब पढ़ के आए हो। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, बट स्टिल सम ऑफ यू आर सेइंग रबर बॉल, सम ऑफ यू आर सेइंग स्टील बॉल। जो लोग रबर बॉल बोल रहे हैं कि ज्यादा इलास्टिक है, आप रॉन्ग हो। ज्यादा इलास्टिक बॉडी है यहाँ पे स्टील बॉल। अब सोचोगे ये क्या पढ़ा रही है, सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है ना? बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। स्टील बॉल इज मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी को लेके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन, ठीक है? ये आपके पास एक मिसकंसेप्शन होता है, मैं आपको जल्दी से क्लियर करके देता हूं। देखो, कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील बॉल इज मोर इलास्टिक, रबर बॉल इज लेस इलास्टिक। अब सोचो, अब सुनो कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि विच बॉल इज मोर इलास्टिक, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो बच्चों, ऐसी बॉडी जिसमें आपको ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है, उस बॉडी को हम ज्यादा इलास्टिक कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस, द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन चेंज इन डायमेंशन इज मोर इलास्टिक। कौन सी बॉडी में ज्यादा फोर्स लगेगा? मान लो इसको आपको थोड़ा सा डिफॉर्म करना है, ट्विंग, इसको भी थोड़ा सा करना है ट्विंग। किसमें ज्यादा फोर्स चाहिए? स्टील में ज्यादा फोर्स चाहिए। स्टील में आपकी हालत खराब हो जाएगी, हाथ से तो कुछ कर ही नहीं सकते, मशीन लगेगी आपको, है ना? हाथ से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रबर को आप बड़ी आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो। याद क्या रखना है? द बॉडी विच रिक्वायर्स मोर डिफॉर्मिंग फोर्स इज मोर इलास्टिक। ये कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम रही होगी, है ना? कई लोग सोचते होंगे यार रबर ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि आसानी से खिंच जाता है। जो चीज आसानी से खिंच गई वो कम इलास्टिक है बच्चों, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस, नाउ क्लियर? कुछ नया सीखने को मिला, है ना? बहुत बढ़िया। स्टील रिक्वायर्स मोर फोर्स, करेक्ट स्नेहा, एंड दैट इज व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक। बेटा आयरन स्टील एक ही बात हो गई, है ना? कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। स्टील में बस थोड़ा कार्बन का परसेंटेज कम होता है, आप रिडक्शन प्रोसेस से आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा, है ना? ऑक्सीडेशन से हटाते हैं आयरन का, ऑक्सीडेशन करा के कार्बन बाहर निकाल लेते हैं तो स्टील बन जाता है। रिडक्शन तो हम आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए करते हैं फर्नेस में, है ना? ब्लास्ट फर्नेस में। एग्जैक्टली। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। टू स्टडी इलास्टिसिटी वी डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आएगा हमारा असली टॉपिक, जहां से आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स। एग्जैक्टली, मेटलर्जी की बात कर रहा था मैं। तो आप ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को रिडक्शन से आयरन बनाते हो, है ना? आयरन ओर के। और शायद आप बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में आयरन को डालते हो, वहां ऑक्सीडेशन करा के आप स्टील बना लेते हो। खैर चलो ठीक है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री मुझे भी आती है। ओके, टू स्टडी इलास्टिसिटी वी डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? क्या लाइफ में आपने स्ट्रेस देखा है? आप लोग बच्चों ने देखो, तुम लोग तो बच्चे हो, अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। आपसे सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि बेटा आपको खाना टाइम पे मिल जाएगा, आपको साफ सुथरे कपड़े टाइम पे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाएगी। आपको क्या करना होता है? सिर्फ पढ़ाई। तो स्ट्रेस तो है ही नहीं, है ना? कोई स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है। अब इसमें भी बच्चे बोलते हैं सर बहुत स्ट्रेस है सर, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, क्या करें? बेटा तेरे पास एक ही काम है, पढ़ाई करना। अब जब तू बड़ा हो जाएगा तब तो तेरी हालत ही खराब हो जाएगी फिर, है ना? इतनी सारी जिम्मेदारियां, मतलब बीवी बच्चे, पता नहीं क्या क्या, घर गाड़ी, 10 तरह की जिम्मेदारियां होंगी, तब कैसे मैनेज करोगे बच्चों? अभी तो सिर्फ पढ़ाई करना है ना? तो वो बोलते हैं ना, जिसके पास दुनिया में ज्यादा कष्ट नहीं होते ना, वो छोटे छोटे कष्ट को ही बड़ा समझने लग जाता है। आप कई बार वही करते हो, आपको लगता है यार पढ़ाई ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में पढ़ाई की वजह से ही हो रही है। मैं तो पढ़ाई से ही नफरत करता हूं। बेटा ये बहुत छोटी सी चीज है, पढ़ाई तो एक बहुत छोटा सा ऑब्स्टिकल है, लाइफ में बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है? तो स्ट्रेस मत लिया करो, पढ़ाई ढंग से किया करो, ठीक है? चलो, ये बहुत छोटी सी चीज है आपके लिए, बिल्कुल चिल पिल लो और पढ़ाई करते रहो। सबसे स्मूथ यही चीज है। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जब रियल लाइफ आपका शुरू हो जाएगा, अर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तब पता चलेगा आपको कि यार स्ट्रेस तो अब आया है, वो क्या था? वो तो स्ट्रेस था ही नहीं, वो तो सिर्फ पढ़ाई थी, उसमें तो मजा आता था बल्कि, है ना? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेस बेसिकली ये हमारा मेंटल वाला स्ट्रेस नहीं है, साइकोलॉजी वाला स्ट्रेस नहीं है, ये मटेरियल वाला स्ट्रेस है। बट यहां पे भी हम क्या है ना, थोड़ा सा एनालॉजी कर सकते हैं, ठीक है? यहां पे भी हम थोड़ा सा एनालॉजी इसका कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है स्ट्रेस को समझने में, वो ये प्रॉब्लम समझ लेते हैं वो, क्योंकि देखो जब आप इसका डेफिनेशन देखते हो,
कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। स्ट्रेस इज नथिंग बट रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इफ आई रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ नोटेशंस ऑफ फोर्स, आप लिखोगे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज F by A। फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कई बार कि सर प्रेशर का भी इक्वेशन यही होता है, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, मतलब क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बेकार में। प्रेशर का भी इक्वेशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, आपने बोल दिया स्ट्रेस का इक्वेशन भी है फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको हम समझते हैं अभी, ठीक है। चलो, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आप फील करना चाहते हैं क्या डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में, तो बताइए मुझे एक बार। सर बट स्टील शेप रीगेन नहीं करता है, वो तो इलास्टिक कैसे हुआ, बिल्कुल करता है रंजन, आपको दिखता नहीं है शेप रीगेन करता हुआ, बट वो करता है। रबर में आपको एविडेंट होता है कि शेप चेंज हो रहा है, स्टील में अगर आप उसको अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे और अगर आप उसमें एक फोर्स लगाओगे तो एक बहुत छोटे से टाइम के लिए डिफॉर्मेशन होगा और वो वापस आ जाएगा, ठीक है। वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है क्योंकि डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल होता है और फोर्स हटाने के बाद वो बहुत कम टाइम लेता है वापस आने में, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया इसका भी फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर एंगल का भी फॉर्मूला है, तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है ना। ओके स्नेहा पक्का, तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है समझना इस बात को। मैं आपको एक ना छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोग स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग हैं क्या आप लोग, मतलब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है क्या कि आप नीट एग्जाम तक बिल्कुल पढ़ाई करते रहेंगे और नीट एग्जाम निकाल के दिखाएंगे, प्रूव करके देंगे, हैं क्या आप स्ट्रांग, है ना। तो देखो ये स्ट्रांग वर्ड एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर किसी इंसान का, बहुत बढ़िया आप सब स्ट्रांग है, एग्जैक्टली वेदांतों में जितने भी बच्चे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं सब के सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बच्चों सिलेक्शन पॉसिबल है, बस लास्ट तक लगे रहना है, ठीक है। अब मैं आता हूं यहां पे, स्ट्रांग वर्ड एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। मान लो आपके पास दो मटेरियल हैं तो आप जनरली कैसे बोलते हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, वो मटेरियल जो ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है वो स्ट्रांग होता है बच्चों। लाइफ में भी थोड़ा सोच के देखना, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी रखते हो तो आप अंदर से काफी स्ट्रांग हो। ये बोलते हैं क्या हम कि यार वो उस बंदे के साथ इतना गलत हो गया बट फिर भी ही केम आउट, है ना, ही केम आउट ऑफ दैट बैड सिचुएशन बिकॉज ही वॉज स्ट्रांग। क्या बात समझ में आई, बस यही आपको समझना है। जो अंदर से स्ट्रांग होता है या फिर जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्या वो ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है ना, बिल्कुल वो ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है। तो बच्चों स्ट्रेस जो है ना इंटरनल फैक्टर है, मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूं और मैं कितना स्ट्रेस ले सकता हूं। जैसे आप बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत सारा स्ट्रेस ले सकते हो, अभी तो स्ट्रेस आया ही नहीं है। तो ये जो मैंने दो बातें बोली यहां पे, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना मैंने क्या क्या बोला यहां पे बच्चों, मैंने बोला स्ट्रेंथ की बात करी मैंने, और मैंने बोला स्ट्रेस। मैं आपको ये जो चैप्टर है स्ट्रेस वाला साइकोलॉजी से पढ़ा दूंगा, ठीक है। साइकोलॉजी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस दो वर्ड मैंने यहां पे यूज किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेंथ क्या होता है। सबसे पहले समझो स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन टेक। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन टेक। अगर बॉडी स्ट्रांग है, अगर उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो क्या वो ज्यादा स्ट्रेस ले पाएगा, है ना। और अगर बॉडी वीक है तो वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये रियल लाइफ में भी है, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रेस ले पाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम कैसे समझते हैं स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। एक मैं सीन आपको सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम एक ऑफिस हुआ करता था, ठीक है। एक ऑफिस था, वहां पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे डेस्क है, ऐसा टेबल है, टेबल में ऐसे एम्प्लॉइज बैठे हुए थे। एक एम्प्लॉय था राम, वो हमेशा खुश रहने वाला एम्प्लॉय था। बट दूसरा एम्प्लॉय था श्याम, वो हमेशा दुखी रहता था, उसको काम पसंद नहीं आता था, उसको वो ऑफिस ही पसंद नहीं था, उसको कहीं चले जाना था छोड़ के, ठीक है। राम और श्याम दोनों बैठे हुए थे और टाइम हो रहा था 8 PM और उनके जाने का टाइम हो गया था, ऑफिस की छुट्टी होने वाली थी, ठीक है।
यस 10,000 ईयर्स अगो एग्जैक्टली। तो राम और श्याम, ये राम है और ये श्याम है, इनकी छुट्टी होने वाली थी, 8 बज गए थे, दोनों अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। इतने में आया इनका बॉस, ठीक है, कौन आया इनका बॉस आया। बॉस आया और बॉस ने दोनों के सामने रख दी ढेर सारी फाइल्स। ये लो, ये सारी फाइल्स यहां पे, उतनी ही इक्वल नंबर ऑफ फाइल्स यहां पे, ये लो उतनी इक्वल नंबर ऑफ फाइल्स यहां पे, और बोला देखो आज छुट्टी नहीं है, आज आपको 8 बजे घर नहीं जाना है, ये दोनों जितने भी फाइल्स हैं दोनों मिलके कंप्लीट करो, उसके बाद आप घर जा सकते हो। इतना सुनना था और इतना सुनते ही श्याम की हो गई हालत खराब। उसने बोला यार एक तो मैं पहले ही खुश नहीं था जॉब से, ऊपर से अब मुझे 8 बजे घर भी नहीं जाने दे रहे। वो बिल्कुल पैनिक कर गया और वो बिल्कुल फेल हो गया। उसने बोला फाइल अपनी पकड़, मैं चला घर, रेजिग्नेशन। बट राम ने बोला कोई बात नहीं सर, इतनी फाइल्स कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, और हैं और ले आओ, मैं करके जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, इसका मतलब ये है बॉस जब आया ना तो उसने इनके ऊपर प्रेशर डाला। क्या डाला बच्चों, ध्यान से सुनना, वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। बॉस जब आया तो उसने उनके ऊपर प्रेशर डाला। प्रेशर एक्सटर्नल है, प्रेशर किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नली अप्लाई होता है, लेकिन स्ट्रेस इंटरनल है। इसका स्ट्रेंथ ज्यादा था, ये फेल नहीं हुआ, इसका स्ट्रेंथ कम था, ये फेल हो गया, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेस झेल पाया जबकि ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाया। स्ट्रेस आप कितना झेल पाते हो वो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी है, बट प्रेशर आप पे कितना लग रहा है वो एक्सटर्नल है। क्या बात समझ में आई? प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाइड बॉस ने लगाया, स्ट्रेस कौन कितना झेल पाएगा वो तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। राम ज्यादा स्ट्रेस झेल पाया, वो मस्त है, खुश है। श्याम नहीं झेल पाया, निकल लिया। समझ में आई क्या बात आपको? स्ट्रेस एंड प्रेशर का डिफरेंस समझ में आ गया? यस, ग्रेट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, आपको आ जाएगी फील। ओके चलो, स्टोरी पसंद आई? बहुत बढ़िया, तो लाइक कर देना स्टोरी को, है ना? ओके चलो देखो ध्यान से, स्ट्रेस का अगर आप डेफिनेशन भी देखोगे ना बच्चों तो उसमें भी वही चीज छुपी होती है जो राम और श्याम की कहानी थी। स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स विच इज इंटरनल। कैसा रीस्टोरिंग फोर्स है ये? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। देखो यहां आ गया वर्ड इंटरनल, प्रेशर में एक्सटर्नल होता है। क्या बात समझ में आई? तो स्ट्रेस इज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। क्लियर है सभी को? ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। दिस रिस्टोरिंग फोर्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो इंटरनल फोर्स है वो कौन लगा रहा है। ठीक है, ये समझते हैं। ये सबको समझ में आ गया ना? ट्रू फील आ गया, बिल्कुल, है ना? इसी को हम बोलते हैं फील। और फील की स्पेलिंग किसी ने गलत लिखा है। फील का स्पेलिंग अगर आप ये लिखते हो, एक सेकेंड, अगर आप फील का स्पेलिंग मेरी क्लास में ये लिखते हो तो ये है एक पाप, ये पाप है। ठीक है, हमारी क्लास में फील का स्पेलिंग ये है, विच इज फिजिक्स प्लस फील। ओके चलो बढ़िया, ऑल ऑफ यू नो दैट, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि चलो ठीक है, लाइफ में, रियल लाइफ में राम और श्याम की कहानी में तो समझ में आया स्ट्रेस फील होता है। सर ये बॉडी के अंदर कहां से स्ट्रेस आ जाता है? सर बॉडी के पास तो दिमाग ही नहीं है, ये क्यों इतना लो फील कर रहा है, इसके अंदर कहां से इतना ज्यादा स्ट्रेस आ गया? तो अब बॉडीज पे आ जाते हैं, है ना? लेट्स कम टू द मैकेनिकल बॉडीज, उसको समझते हैं। अब देखो, जब भी आप किसी मटेरियल को कंसीडर करोगे, मान लो ये कोई मटेरियल है, ठीक है, मान लो कि ये रॉड है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एटम्स होते हैं ऐसे, ये लो, ये सब एटम्स हैं। अब ये एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, और मान लो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो उनकी मीन पोजीशन ही है। ठीक है, ये उनकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वो सब इनका एक पर्टिकुलर स्पेसिंग होता है, क्या है ना, बॉन्ड लेंथ वगैरह जो भी आप बोलते हो उसको, है ना? तो एटम्स के बीच का एक पर्टिकुलर स्पेसिंग होता है। अब ये स्पेसिंग था, बहुत सही था, लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, ये मटेरियल यहां पे रखा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, वही बॉस आया, है ना? बॉस आया अचानक से, बॉस ने बोला इधर फोर्स, इधर फोर्स, लगा दिया प्रेशर, दोनों साइड से लगा दिया फोर्स, खींचने की कोशिश कर रहा है, खिंच जाओ। अब यहां पे मॉलिक्यूल्स को लगेगा इस बात का बुरा, है ना? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे यार हम सालों से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं, तुम हो कौन, अचानक से आते हो, बोलते हो डिस्टेंस बढ़ा लो अपना।
ऐसा नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस चीज को रेजिस्ट करेंगे, और क्योंकि ये रेजिस्ट जो कर रहे हैं वो इंटरनल लेवल पे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे है, इसलिए ये जो फोर्स मॉलिक्यूल्स लगाएंगे ना उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, विच इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बात समझ में आई? ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई तीसरा आके आपके बीच में वो करता है ना, भड़काता है एक दूसरे को, ये भड़का रहा है। तो जब भड़काता है तो आप क्या करते हो, अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हो तो आप एक दूसरे को समझते हो, आप रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हो, उस दूसरे तीसरे को जाके डांट देते हो कि भाई तू बीच में मत आ, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे। तो ये मॉलिक्यूल्स बोल रहे भाई तू बीच में मत आ, हम तो बहुत पास पास है, हम एक दूसरे के लिए फोर्स लगाएंगे, है ना। इसलिए ये इंटरनल फोर्स है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे लग रहा है, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। जब आप इसको पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल कहानी स्ट्रेस की? स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। ये स्ट्रेस आखिर आया कहां से, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचना, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है का क्या मतलब है, इनके जो एटम्स हैं उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रांग है ना, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब ये फोर्स आया इधर से, क्या फर्क पड़ता है, लगा ले फोर्स, ये नहीं टूटेगी बॉडी, क्योंकि अंदर से स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस को वो झेल जाएगी। बट अगर ये बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मान लो वीक है, स्ट्रेंथ उसका कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, फिर आप फोर्स लगाओगे ये टूट जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कम था। समझ में आई बात? तो पहली वाली बॉडी जो स्ट्रांग थी वो राम है, और दूसरी वाली बॉडी कौन है, श्याम है, और ये कौन है, बॉस है उनका। करेक्ट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस। तो बॉडी टूटेगी या नहीं टूटेगी ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ आखिर कितनी है। उसके बाद आप देखो उसमें स्ट्रेस कितना लगाया गया है। अगर स्ट्रेस जो लगाया गया है वो उसकी स्ट्रेंथ से कम होगा तो बॉडी सेफ रहेगी। बट अगर आपका अप्लाइड स्ट्रेस उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, ज्यादा स्ट्रेस आ गया स्ट्रेंथ से, टूट जाएगी बॉडी। और यही हम करते हैं इस पूरे चैप्टर में। ये असल में बच्चों एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छोटा सा एक सब्जेक्ट है, इसका हम पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड देयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डू वी प्रेफर इन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। मैं बस 2 मिनट लूंगा आपका, मैं आपको थोड़ा सा और फील देता हूं। मान लो आपको एक बनाना था ब्रिज, ठीक है, मान लो आपको एक बनाना है ब्रिज। जब आप ब्रिज बनाओगे आपको ये पता होगा कितनी गाड़ियां उसके ऊपर से जाएंगी, राइट? तो आपको ये भी पता हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे कि कितना स्ट्रेस आने वाला है एक कॉलम पे या फिर एक पिलर पे। अब उस पिलर का आपको स्ट्रेस पता चल गया कि कितना ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है। अब आप ऐसा मटेरियल चूज करोगे मार्केट से जो वो स्ट्रेस को झेल सकता है। अगर आपने प्लास्टिक लगा दिया वहां पे, इट विल नॉट बी एबल टू बेयर द स्ट्रेस। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स की बात करते हैं कि कहां कौन सा मटेरियल होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ एंड डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन की जहां पे कितना स्ट्रेस आने वाला है। क्लियर? यस? फील आ गई पूरी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। मेरे भैया भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनकी बहुत मोटी सी बुक है सॉलिड चैप्टर्स की। एग्जैक्टली उस बुक का नाम होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, MOS, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, है ना। RK राजपूत की हो सकती है बुक, राइटर। ओके चलिए, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूं, सो आई नो दोस बुक्स। खैर फाइन, डन, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सर ने आपको फील तो दे दी पूरी पूरी स्ट्रेस की, आपको हमने इक्वेशन भी बता दिया कि ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, स्ट्रेस का क्या है फॉर्मूला, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बच्चों अब ये स्ट्रेस भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। 3 टाइप के स्ट्रेस है, डरो मत, आसान सी बात है, आसानी से समझ में आएगा। 3 टाइप के स्ट्रेस हैं। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। थर्ड होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। तीनों को समझ लेंगे, फोर्स का एप्लीकेशन थोड़ा अलग अलग सा होता है। ये पहला है आपका टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखो एक रॉड लिया, इधर से पकड़ा, ऐसे खींच दिया, ठीक है।
तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुल इट, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस। देखो फोर्स कैसे लगाया आपने, एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से। देखो बच्चों, अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्शन से ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो स्ट्रेस नहीं होगा ये, है ना, सिर्फ ये एक्सेलरेट कर रहा है। हालांकि अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है तो सूडो फोर्स वगैरह आ जाता है, वो अलग बात है। बट मैं क्या कह रहा हूं, देखो सिर्फ एक डायरेक्शन से मैंने फोर्स लगाया तो स्ट्रेस है क्या? नहीं, दोनों साइड से खींचना पड़ता है इसको, है ना। सोच के देखो ये चीज, दोनों साइड से खींचना पड़ता है ऐसे, तब आपको जाके वहां पे स्ट्रेस दिखाई देगा। करेक्ट। चलो अब ध्यान से सुनना इस बात को। टेंसाइल स्ट्रेस में वी अप्लाई अ फोर्स विच इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो, इज दिस द क्रॉस सेक्शनल एरिया? राइट, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स विच इज नॉर्मल टू द एरिया एंड दैट इज व्हाई वन मोर नेम ऑफ दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोलते हैं पता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज। ये देखो इसका लेंथ है बच्चों, अलोंग द लेंथ अगर ये फोर्स लग रहा है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल फोर्स भी कह लेते हैं। तो दो नाम दे दिया मैंने आपको इसको यहां पे, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक नॉर्मल। लॉन्गिट्यूडनल नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो लेंथ के अक्रॉस है। नॉर्मल नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो एरिया के परपेंडिकुलर है। देखो, एरिया से 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगा। ओके, और बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये वाला फोर्स ले लीजिए, ये वाला आप एरिया ले लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ नया है क्या? नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल भी नया नहीं है, बस आपका एंगल मतलब डायरेक्शन आपको याद रखना है, उसके बेसिस पे अलग अलग नाम है स्ट्रेसेस के। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेस हो गया। दूसरा स्ट्रेस है आपका शेयर स्ट्रेस, है ना। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके घर पे पड़े हैं गाजर, ठीक है, गाजर पड़े। गाजर को आपकी मम्मी बोल के गई कि आपको इसको काटना है, ठीक है, उनको कुछ काम है एक्स्ट्रा, आपको गाजर काटना है, ये आपको मिल गया जॉब। ठीक है, अब आप कैसे करते हो? गाजर उठाया, ये गाजर है, बहुत बढ़िया, इसको चारों तरफ से देखा ऐसे, फिर सोचा अच्छा इसको काटना है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, तो क्या आप ऐसा फोर्स लगाते हो क्या? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, ऐसे टुक और फिर ऐसे टुक। ऐसे कौन कौन काटता है गाजर? बेटा बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो लाइफ में, सुधर जाओ, है ना। ऐसे नहीं काटते हैं गाजर, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नहीं लगाते हो आप उसमें, करेक्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना बेटा, ये नहीं लगाते हैं आप उठाते हैं एक चाकू और आप ऐसे काटते हैं, या फिर अगर आप इसको तोड़ना भी चाहते हैं तो आप ऐसे तोड़ते हैं कि यहां से ऐसे एक फोर्स लगाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे बेंड करते हो, ऐसे टुक, ऐसे तोड़ते हो, देखो ऐसे टुक। गाजर का जो पॉइंट होता है उसको तोड़ देते हैं ना कई बार हम ऐसे। कैसे तोड़ते हैं? ऐसे ऐसे। तो कौन सा फोर्स लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द लेंथ। कुछ समझ में आ रहा है? फील हो रहा है क्या? गाजर को आप ऐसे नहीं तोड़ते हो, ऐसे तोड़ते हो तो सुधर जाओ, है ना। ऐसे नहीं तोड़ते हो आप, यूं ही फोर्स नहीं लगाते आप ऐसे फोर्स लगाते हो, ऐसे तोड़ते हो। इसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स। समझ में आई बात, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स बोलते हैं। अब देखना शेयर फोर्स का डायरेक्शन। ये देखो, ये आपका गाजर, आपने फोर्स लगाया ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे नहीं लगाया, ऐसे नहीं लगाया, ऐसे लगाया फोर्स। इसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स की अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये एरिया के परपेंडिकुलर ना होके एरिया के टेंजेंशियल होता है। देखो बेटा, पहले जो हमने बोला कि ऐसे मान लो एक बॉडी है ना, मान लो ऐसे कोई बॉडी है। अब इसका ये लेंथ है, ये लेंथ है इसका। हमने बोला अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाना है आपको तो फोर्स ऐसे लगा दो। ये आपका एरिया से 90 डिग्री बनाता हुआ ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। बट अगर शेयर चाहिए तो आप फोर्स ऐसे लगाओगे। क्या बात समझ में आ गई सभी को, है ना। ये है आपका शेयर फोर्स। अब ये जो शेयर फोर्स है उसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज शेयर स्ट्रेस। हो गया, बस इसमें डिफॉर्मेशन थोड़ा अलग टाइप का होगा। वहां पे आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाती थी, यहां पे ये थोड़ा ऐसा बेंड सा हो जाता है ना, ये ऐसे थोड़ा सा बेंड सा हो जाता है। गाजर को अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ थोड़ा सा बेंड हो जाता है, लास्ट में वो टूट जाएगा क्योंकि आपने जो स्ट्रेस लगाया वो उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा लगा दिया। फील हो रहा है ना ये सब? बहुत बढ़िया। ये कौन सा फोर्स है बच्चों? ये शेयर फोर्स है या फिर शेयर स्ट्रेस है। चलिए, लास्ट स्ट्रेस है वॉल्यूम स्ट्रेस। वो भी एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? अगर आपने फोर्स सभी डायरेक्शन से इक्वल लगा दिया, सब डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अगर आपने लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास तो 1000 हाथ नहीं है कि सब तरफ से ऐसे 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 फोर्स लगा दोगे, है ना। ये तब पॉसिबल होता है when the body is submerged into a liquid, जनरली तब ये पॉसिबल होता है। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोल लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक क्योंकि हाइड्रो का मतलब पानी, पानी के अंदर जब कुछ होता है तो ये लगता है फोर्स, ठीक है। तो आपको ये शायद पता होगा, इतना बेसिक आइडिया तो होगा
कि जब अगर आप किसी डेप्थ ऑफ वाटर में जाएंगे, मान लीजिए ऐसे डेप्थ है अगर वाटर में कुछ, तो यहाँ पे प्रेशर्स काफी हाई होते हैं, करेक्ट। प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो। तो जब आप नीचे हो काफी, तो यहाँ पे मान लो कोई एक बॉडी है, इसमें प्रेशर हर डायरेक्शन से लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन से ऐसे लग रहा होगा। 3D में इमेजिन करो, एक बॉल ले लो, उसमें हर एक डायरेक्शन से प्रेशर लगा दो। दैट काइंड ऑफ प्रेशर विल कॉज चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों देखो, पूरा वॉल्यूम ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, चारों डायरेक्शन से कम होगा वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ उसकी कम होगी या फिर सिर्फ उसका ब्रेड्थ कम होगा, करेक्ट। इसमें पूरे चारों डायरेक्शन से कम हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बल्क स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। समझ में आया? इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग है बाकी से। बल्क स्ट्रेस इज द प्रेशर चेंज। सिंपल देखो, बल्क स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर चेंज। क्या प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? एग्जैक्टली तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या स्ट्रेस की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है? यस, तो दिस इज ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप बाकी दो स्ट्रेसेस देखेंगे तो उसमें फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स वाज न्यूटन, एरिया वाज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर, है ना। तो बल्क स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डेल्टा पी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? शेयर फोर्स अपॉन एरिया। क्या सबको क्लियर है ये? क्या मजा आ रहा है पढ़ने में या बहुत ज्यादा टफ लग रहा है? टफ नहीं लग रहा ना, आसान है ना? चलिए सब लोग बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, सो गए हो क्या? आपका सर क्या ऐसे कीबोर्ड के ऊपर गिर चुका है ऑलरेडी या फिर अभी नहीं गिरा है? गिरने वाला है। गिरा तो नहीं है ना बिल्कुल? चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो ग्रेट। कीबोर्ड टूट जाएगा इसकी ज्यादा दिक्कत है मुझे, बाकी सब तो ठीक ही है। तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा लग जाएगी, है ना। खैर चलो, डू दिस नाउ। डू अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कम ऑन एवरीवन, डू इट। क्या बोला उन्होंने? सर ये बताइए, फाइनल एनर्जी ऑर्बिट में जीरो होती है या -g/m/2r? ऑर्बिट में जीरो नहीं होगी, जीरो होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ओके। अगर आप उस प्लैनेट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो जीरो होती है। फाइन, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। सो ही सेड देयर इज अ फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन and that force is of 100 Newton magnitude, okay? 100 Newton का फोर्स है and this angle is 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है and this force is of 100 Newton. He is asking find out longitudinal stress and tangential stress. longitudinal stress निकालना है और tangential stress निकालना है। ये डायग्राम अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो ये ऐसा एक ब्लॉक है ना, ये इसका हो गया आपका एरिया, सरफेस एरिया, और यहां से ऐसे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। चलिए देखते हैं, पहले तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बी, ओके, कमान कमान, सोना नहीं है, सोना मना है। एवरीवन गिव द आंसर। बी आ रहा है रंजन आपका भी, यानी कि 10 और 5√3। अच्छा ओके, देखते हैं। ओके ओके ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, बी कह रहे हैं आप लोग, सब लोग एक सुर में बी कह रहे हैं। डेमोक्रेसी का क्या हुआ? यू गाइस डोंट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ, गलत बात है बहुत। खैर चलो, किसी ने तो सी भी बोला है। ओके, किसी एक बच्चे ने सी बोला है। शैक फिरोज इज सेइंग सी। ओके ग्रेट बच्चों, इसका आंसर जो है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन सी है। सी यानी कि 5 will be the longitudinal stress and 5√3 will be the tangential stress. कोई बात नहीं, गलती हुई, मैं समझाता हूं, अगली बार से नहीं होगी वो गलती। ठीक है, चलो एवरीवन प्लीज फोकस इन द क्लास। पूरा फोकस क्लास में, पूरा फोकस व्हाइट बोर्ड की तरफ। सुनो ध्यान से, करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था सर? स्वर्गीय अमरीश पुरी। अमरीश पुरी जी, आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब क्या प्लान है आपका नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जन्म में? एक्टर थे अच्छे खासे, एक्टर ही रहिए, मतलब गुड नेम बाय द वे, स्वर्गीय अमरीश पुरी जी। खैर मैं आपका डाउट अभी क्लियर करता हूं। क्वेश्चन तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना। आई हैव नेवर सीन सच अ नेम इन द यूट्यूब, दैट्स व्हाई आई सेड। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, फिजिक्स सबको पढ़नी चाहिए। एक्टर्स के भी लाइफ में काम आएगा, स्टंट मारने होंगे हो सकता है अगले जन्म में, है ना। चलिए खैर, अब देखिए इस क्वेश्चन को सब लोग। ये जो सरफेस है वो कुछ ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है ना। दिस इज द सरफेस दैट यू हैव ड्रॉन समवेयर हियर। ये लीजिए, बहुत बढ़िया। अब देखना ध्यान से बच्चों। अच्छा ठीक है, अब हंसना बंद करो, देखो ध्यान से सुनो।
जो फोर्स आप लगा रहे हो बच्चों वो इस वाले सरफेस पे लगा रहे हैं क्या? द फोर्स विच हैज बीन अप्लाइड दैट इज अप्लाइड इन दिस सरफेस, है ना। अब ये जो फोर्स है, हाँ मौके में खुश हुआ, ये जो फोर्स है ये किसी एंगल पे लग रहा है, 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। अब वेक्टर्स में आप सब बच्चों ने एक बात सीखी है कि जब फोर्स किसी एंगल पे लगता है ना तो उसके दो कंपोनेंट्स पॉसिबल होते हैं। एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होता है उसका, करेक्ट, और एक कंपोनेंट राइट डायरेक्शन में होता है। देखो सर रोक लो, अच्छा एक कंपोनेंट होता है राइट डायरेक्शन में, करेक्ट, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको याद है लॉजिक तो आपको समझ में आएगा कि जो ऊपर वाला फोर्स यहां पे दिखेगा आपको वो होगा 100 का साइन कंपोनेंट, करेक्ट, 100 साइन 30, सबको समझ में आता है ना, ग्रेट। तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों 100 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बहुत दिमाग में जोर डालोगे तो याद आएगा 1/2 होती है। 1/2 अगर आप वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि ऊपर जो फोर्स लगा वो है 50 न्यूटन का। करेक्ट बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल, है ना। एंड वन मोर फोर्स इज देयर विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो वो मैं अलग से एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये एक और डायग्राम बना दिया मैंने बच्चों, देखो, है ना, फटाक से एक और डायग्राम बना दिया। तो अदर फोर्स जो कंपोनेंट जिसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो फोर्स इस तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड बताओ बच्चों क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा अच्छा फैन हो, ओके ग्रेट, इसका मैग्नीट्यूड होगा 100 इंटू कॉस 30। सही बोल रहा हूं क्या बच्चों? देखो 100 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा कितनी? √3/2 है ना। √3/2 अगर आप यहां पे रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50√3, बिकॉज 100/2 इज 50। कैलकुलेटर यूज करो, 100/2 कितना आएगा? 50 आ जाएगा, है ना, ग्रेट। तो 50√3 विल बी द आंसर इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स बच्चों ऊपर है 50 का और एक फोर्स इस तरफ है 100√3 का। अभी अभी आपके सर ने बताया है कि अगर लेंथ वाइज फोर्स होता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, और इसका जो स्ट्रेस आप लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वो कितना लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। क्या फोर्स हम लोग ये वाला ले लेते हैं, मतलब एरिया ये वाला ले लेते हैं क्या? अब ये वाला एरिया कितना होगा देखना, दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 2, दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 2, तो एरिया क्या होगा? 5 इंटू 2, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आएगा आंसर 10। कैलकुलेटर यूज करते हो क्या इसके लिए भी? नहीं ना, मत करना। अच्छा 10 आ जाएगा। तो देखो फोर्स 50 डिवाइडेड बाय एरिया 10, आंसर क्या होगा बच्चों? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा 5, ग्रेट, एक आंसर हो गया, करेक्ट। अगर ये 5 हो गया मतलब जो आंसर आप सभी ने दिया था बी वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, डी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। दूसरा वाला फोर्स कितना बच्चों बताओ? 50√3, और एरिया कितना है? यही वाला एरिया तो लेते हैं ना, शेयर फोर्स में भी यही वाला एरिया लेते हैं। तो ये शेयर स्ट्रेस हो गया। शेयर स्ट्रेस के लिए आप ऐसा लिख लो, सिग्मा टी भी लिख लेते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी लिख लेते हैं इसको। सिग्मा टी विल बी अगेन दिस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बच्चों ये फोर्स है 50√3, एरिया है 10, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 5√3। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्ट्रेस को। यूनिट लिखना मत भूलना, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइए क्या फील आई है क्वेश्चन की? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल दिखेंगे आपको जेई में, नीट में, जितने भी पेपर्स आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सब में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। फील आ गई है क्या पूरी पूरी, है ना? चलिए, तो ये इसका आंसर आ गया 50√3 डिवाइडेड बाई 10। रिपीट करने बोल रहा है कोई, तो कुछ भी नहीं है, देखो 100, इसका एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट 50, एरिया 10, स्ट्रेस 50/10, 5, डन एंड डस्टेड। दूसरा कंपोनेंट ये वाला 100√3/2 यानी कि 50√3 डिवाइडेड बाय एरिया विच इज 10, आंसर विल बी 5√3, डन एंड डस्टेड, है ना। चलिए बच्चों, आज का तो वैसे टाइम हो चुका है। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों बताइए? आज हमने पूरा इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन देखा, ये देखा कि आखिर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। इतना टाइम कहां से आ गया हमारे पास कि हम एक नया चैप्टर पढ़ने लग गए। तो पता चला कि यार ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो मोटिवेशन मिल गया कि नहीं नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये चीज हो गई। फिर हमने देखा अलग अलग टाइप की बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। तो हमने देखा रिजिड बॉडी होती है बच्चों, इलास्टिक बॉडी होती है, पार्शियली इलास्टिक या फिर पार्शियली प्लास्टिक भी बोलते हैं उसको, और लास्ट में होता है आपका परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ये 4 टाइप की बॉडी देख ली हमने।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी का असल में मतलब क्या होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है अगर आपने फोर्स हटाया तो इसका मतलब है वो चीज वापस आ जाएगी। सारी बातें मैंने आपको बताई उसके बारे में। फिर हमने देखा विच बॉडी इज मोर इलास्टिक, स्टील या फिर रबर। तो पता चला स्टील ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि जो बॉडी में आपको ज्यादा फोर्स चाहिए डिफॉर्म करने के लिए वो ज्यादा इलास्टिक होती है। फिर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी बचा हुआ है। अभी हमने स्ट्रेस पढ़ लिया है, 3 टाइप के स्ट्रेस देख लिए हैं, राम और श्याम की कहानी सुन ली है, और उसके बाद हमने कर लिए कुछ क्वेश्चंस इसके ऐसे वाले बेटर क्वेश्चंस, है ना। चलिए च्युइंगम डेस्क में चिपका देते हैं सब। हाँ, तो उसको कंप्रेस करके देखना, वो प्लास्टिक बॉडी होगी, ठीक है। खैर मत करना ऐसा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में जब हम इलास्टिसिटी करेंगे तो हम फिनिश करेंगे अपना स्ट्रेन वाला पार्ट, और स्ट्रेन के साथ साथ हम ऑल्सो उस क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो एक ग्राफ बनता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी ढंग से बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके पौराणी, थैंक यू एवरीवन।